भूगोल, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल के नक्शे या देशों की राजधानियां? पर असल में ये विषय उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। तो चलिए इसके एक अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया को समझने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल गया। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भूगोल का असली मतलब क्या है। फिर मिलेंगे इसके कुछ शुरुआती महारथियों से, एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बहस की कहानी सुनेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये विषय कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। भूगोल आखिर है क्या? हम सबने ये शब्द सुना है, पर इसका असली मतलब सिर्फ नक्शों से कहीं ज्यादा गहरा है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और भूगोल की कहानी शुरू होती है दो ग्रीक शब्दों से, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन करना। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी का ब्यौरा देना। लेकिन बात सिर्फ ब्यौरा देने पर ही खत्म नहीं हुई। जैसा कि महान भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशॉर्न ने कहा, असली सवाल तो ये है कि पृथ्वी की अलग अलग जगहें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, उनके बीच फर्क क्यों है। इसी क्यों को समझना भूगोल का असली मकसद है। अब ये तो हुई मतलब की बात, पर इस विज्ञान की नींव किसने रखी? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, प्राचीन ग्रीस में, और मिलना होगा उन लोगों से जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने का श्रेय जाता है इराटोस्थनीज को। और जानते हैं, उनका काम इतना जबरदस्त और बुनियादी था कि उन्हें भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और उनकी सबसे कमाल की उपलब्धि, जरा सोचिए, वो इतिहास के पहले इंसान थे जिन्होंने हमारी पृथ्वी का घेरा यानी सर्कमफ्रेंस लगभग सटीक नाप लिया था, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। है ना कमाल की बात? हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि इराटोस्थनीज इस सम्मान के अकेले हकदार नहीं थे। हिकैटियस जैसे और भी विद्वान थे जिन्हें दुनिया के कुछ सबसे शुरुआती नक्शे बनाने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। तो ये तो थी प्राचीन काल की बात। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है सदियों बाद। खोज का वो महान युग जब खासकर जर्मनी के कुछ विचारकों ने इस विषय में एक नई जान डाल दी। ये वो जमाना था जब एक से बढ़कर एक किताबें लिखी जा रही थीं, जैसे हम्बोल्ट की कॉस्मोस, जिसने हमें ब्रह्मांड के आपसी जुड़ाव के बारे में बताया, या फिर रिटर की अर्धकुंडे, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग इलाकों का बहुत गहरा विश्लेषण था। सच कहें तो इन्हीं किताबों ने आधुनिक भूगोल की इमारत खड़ी की। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक ऐसा नाम जिसने हमारे ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से देखिए, भूगोल में दो अलग अलग रास्ते बन गए। एक तरफ थे हम्बोल्ट, जिनका फोकस उन सिस्टम्स पर था जो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं, जैसे कि मौसम या जलवायु। और दूसरी तरफ थे उनके समकालीन कार्ल रिटर, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर इलाका, हर क्षेत्र अपने आप में खास क्यों है, उसकी अपनी अलग पहचान क्या है। अब इस नए आधुनिक भूगोल ने एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल था प्रकृति और इंसान के रिश्ते का। कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या हमारा माहौल हमारी किस्मत तय करता है? ये सवाल इतना बड़ा था कि इसने भूगोल को दो खेमों में बांट दिया और दशकों तक एक जबरदस्त बहस चलती रही। सवाल सीधा था, क्या हमारा पर्यावरण हमारी नियति है या हमारे पास अपना रास्ता खुद बनाने की ताकत है? तो एक तरफ थी विचारधारा जिसे कहते हैं निश्चयवाद। इसका मानना था कि भाई जो कुछ भी है वो हमारा भौतिक वातावरण ही तय करता है, इंसान के हाथ में कुछ खास नहीं है। और दूसरी तरफ थी विचारधारा संभववाद। ये कहती थी कि नहीं, पर्यावरण तो हमें सिर्फ मौके और संभावनाएं देता है, उन संभावनाओं में से चुनना और अपने लिए रास्ता बनाना ये तो हम इंसानों का काम है। अब जब दो चीजें बिल्कुल आमने सामने हों तो अक्सर एक बीच का रास्ता निकलता है। यहाँ भी वही हुआ। एक तीसरा विचार सामने आया जिसे नवनिश्चयवाद कहा गया। इसने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि हाँ, पर्यावरण का हम पर असर होता है, लेकिन हमारे पास भी चुनाव करने और बदलाव लाने की ताकत है। तो इन सारी बहसों, इन सारी विचारों के मंथन से क्या निकला? इससे निकला आज का आधुनिक भूगोल, एक ऐसा विशाल पेड़ जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। आज अगर हम देखें तो मोटे तौर पर
आधुनिक भूगोल को दो मुख्य तनों में बांटा जा सकता है। एक है भौतिक भूगोल, जो प्रकृति की स्टडी करता है, और दूसरा है मानव भूगोल, जो हम इंसानों की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, भौतिक भूगोल हमारे ग्रह के हार्डवेयर को पढ़ता है, जैसे कि यहाँ का मौसम कैसा है, जमीन की बनावट कैसी है, पहाड़ नदियाँ कहाँ हैं। और मानव भूगोल इसके सॉफ्टवेयर को पढ़ता है, हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे शहर और गांव। तो जब हम भौतिक भूगोल की शाखाओं को देखते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जलवायु विज्ञान से लेकर भू आकृति विज्ञान, पानी का अध्ययन, पेड़ पौधों और जानवरों का अध्ययन, पृथ्वी का हर प्राकृतिक पहलू। और वहीं जब हम मानव भूगोल की तरफ देखते हैं तो यहाँ हम इंसानी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी आबादी कैसे बढ़ रही है, हमारे समाज और संस्कृति कैसे हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक सिस्टम कैसे काम करते हैं, और हम अपने शहरों और गांवों को कैसे बनाते और बसाते हैं। तो देखिए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था, सिर्फ पृथ्वी का वर्णन करने से। और आज भूगोल हमें इस विशाल दुनिया में हमारी अपनी जगह समझने में मदद कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि कल आने वाले समय में ये विज्ञान हमें और क्या कुछ समझाएगा।